गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दस्तक कोचिंग सेंटर वाराणसी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि लगातार हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के लिए जो है प्रैक्टिस सेट आपको हल करवा रहे हैं। उसी कड़ी में आज एक अगला वीडियो है तीसरे नंबर का, जिसमें आपको टोटल इसमें 100 क्वेश्चन मिलेंगे और जो आपका सिलेबस है उसी के रिगार्डिंग इसमें क्वेश्चन भी रहेंगे। जैसे जैसे आपका पूछा है, DI है, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, हिंदी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, तो सारे क्वेश्चन इस जो है प्रैक्टिस सेट में कवर किए गए हैं। और ये मात्र एक प्रैक्टिस सेट नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ कि इसके माध्यम से आपका कई क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, कई का रिवीजन हो जाएगा, कई आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इसमें हम मैप के माध्यम से हो, चाहे पॉइंट वाइज हो, चाहे चारों ऑप्शन को हो, हम डिस्क्राइब करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। तो एक क्वेश्चन ही नहीं है, बाकी सारी चीज़ें इसमें जो है आपके उसमें बताई जाती हैं आपको। इससे आपका रिवीजन भी हो जाता है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको बोरिंग फील होगा। चलिए समय को ध्यान रखते हुए वीडियो को चालू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि हमारा पहला क्वेश्चन है वेद से संबंधित। हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन है, 5 आपका जैसे जियोग्राफी है। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में जो है सबसे प्रमुख देवता कौन है। तो देखिए वेद से रिलेटेड पहला इसमें आया है ऋग्वेद से। तो अगर हम वेद की बात करें तो वेद आपको पता है कि वेद हमारे जो है 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। 4 प्रकार के वेद हो गए आपके। सबसे पुराना अगर आपसे वेद पूछे तो ऋग्वेद है। ऐसी कौन सा वेद है जिसे गद्य और पद्य दोनों में जो है उसका रचना किया गया है? तो यजुर्वेद है। किस वेद में संगीत है या संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? तो सामवेद को कहते हैं। जादू टोने का जिक्र किस में है? तो अथर्ववेद में है। ये सारी चीज़ें वेद से रिलेटेड नॉर्मल हैं। और क्या इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं? जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि वेद के रचयिता कौन है, तो महर्षि देवपायन जो है वेद व्यास हैं। और इसमें जो है वसुधैव कुटुंबकम का जो है उपदेश दिया गया है वेद के द्वारा। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में जो है सबसे प्रमुख देवता जो है कौन है? तो इसमें इंद्र जो है आपके, जैसा कि आप देख रहे हैं पहले से ही आंसर इसमें जो है हाईलाइटेड किया गया है आपके समय के बचत के लिए। तो इंद्र हैं और इनको पुरंदर की संज्ञा जो है दी गई है। और कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जैसे ऋग्वेद के तीसरे मंडल में आप देखेंगे तो सूर्य देवता सावित्री को जो है गायत्री मंत्र क्या है? समर्पित है। कई बार एग्जाम में ये भी आपका पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो है देखिए अशोक से रिलेटेड है, जो कि मौर्य वंश के जो है एक महान शासक सिद्ध हुए थे जो है भारतीय इतिहास में। तो क्वेश्चन पे अगर हम पहले जाएं तो क्वेश्चन में लिखा है कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो जेम्स प्रिंसेप हैं। 1837 ईस्वी में इन्होंने जो है प्रयास किया और उसमें जो है इनको क्या मिला? सफलता मिला। अगर हम अशोक की बात करें तो ये मौर्य वंश से संबंधित है। मौर्य वंश का जिक्र आता है तो हम देखेंगे कि मौर्य वंश के जो संस्थापक हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं और इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। और जिनको जो है सेंड्रोकोट्स, बार बार उपाधि पूछता है कि किसको जो है किस शासक को सेंड्रोकोट्स की उपाधि प्राप्त है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य को ही प्राप्त है। और अगर आपसे पूछे किसने जो है इसकी पहचान कराई थी, तो इसमें ये प्रश्न बन जाता है। तो इसका हो जाएगा कि जस्टिन नामक व्यक्ति ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था? सेंड्रोकोट्स कहा था। किसने कहा था? जस्टिन ने। और जिसकी पहचान जो है आपके विलियम जोन्स ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य से की है। जिसकी पहचान किसने की है? विलियम जोन्स ने। और इसमें आप काफ़ी चीज़ों को अगर इसमें हम देखेंगे, अगर हाईलाइटेड चीज़ों को, तो घनानंद को हराने में जो है चाणक्य, जिसे हम कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, में जो है चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। किसने? चाणक्य ने। और बाद में यही जो है चंद्रगुप्त का जो है प्रधानमंत्री बनता है। और इसी के द्वारा जो है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई है, जिसका संबंध भी बार बार एग्जाम में पूछता है। तो ये राजनीति से है। अब हम और इसमें बात करें, अगर हम जहाँ तक फोकस करेंगे अशोक के ऊपर, तो चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक आता है। बिंदुसार की बात की जाए तो बिंदुसार को अमित्रघात की उपाधि दी जाती है। ठीक है, क्योंकि अमित्रघात का मतलब होता है शत्रु विनाशक। और बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय का क्या था? अनुयायी था। ये चीज़ें आप मोटी मोटी याद रखिएगा। बाकी जब हम डिटेल वीडियो चैप्टर वाइज बनाएंगे तो उसमें सारी चीज़ों को सिलेबस वाइज कवर करेंगे। अब अगर अशोक की बात की जाए तो अशोक ने जो है 4 जो है झोपड़ी का निर्माण करवाया था। ठीक है, आजीविकों को रहने के लिए। और ये बराबर की जो है पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करा, जिसका नाम है कर्ज, चौपार, सुदामा
और विश्व झोपड़ी। ठीक है, ये चीज़ें उससे रिलेटेड हैं। और अगर बात की जाए अभिलेख से संबंधित इनके, तो इनके 3 अभिलेख जो है, इनके अभिलेखों को बांटा जाता है, एक शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। अगर अभिलेखों में बात की जाए तो 7वां अभिलेख सबसे बड़ा है, और अगर सबसे छोटा पूछे तो रुम्मीदेई जो है सबसे छोटा इनका अभिलेख है। और अगर हम अशोक की बात करें तो जैसा आपने इसमें देखा आंसर में कि 1837 ईस्वी में चार्ल्स प्रिंसेप ने जो है पहली बार जो है इसको जो है पढ़ने में सफलता पाई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा नंबर है कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। देखिए, एक होता है संस्थापक, एक होता है वास्तविक संस्थापक। जैसे आपका गुलाम वंश में कभी कोई पूछता है तो संस्थापक तो है कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछे तो इल्तुतमिश जो है कहा माना जाता है गुलाम वंश में। वास्तविक संस्थापक का मतलब तो एक तो नाम मात्र का संस्थापक जो है माना जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई राजा है, नाम मात्र का अगर वो संस्थापन का काम किया तो वो संस्थापक हो जाता है, लेकिन वास्तव में जो उसे मजबूत बनाता है, उससे जो है साम्राज्य को अच्छा काम करता है, सुदृढ़ बनाता है, वह जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो अगर हम गुप्त वंश के ओनली संस्थापक की बात करें, नॉर्मल ऐसे अगर पूछता कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है तो श्रीगुप्त बोलते। क्या बोलते हैं? श्रीगुप्त, 240 ईस्वी में। लेकिन वास्तविक पूछा है तो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे। अगर हम गुप्त वंश की चर्चा करें तो गुप्त वंश में आपके श्रीगुप्त आते हैं, घटोत्कच आते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम जिसे महाधिराज की उपाधि प्राप्त थी, समुद्रगुप्त आते हैं जिसे भारत का नेपोलियन, और इसको जो है सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। और उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य जो है नाम से जाना जाता है भारतीय इतिहास में, और इसी के समय फाहियान जो है आया था। अगर समुद्रगुप्त की बात करें जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इसके दरबारी कवि हरसेन थे। ये थी जो है आपके इनसे जुड़ी जानकारी। और ये जो आपका फाहियान आया था ये चीनी बौद्ध यात्री था। और एक चीज़ जान लीजिए इसमें जो है कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना था वो कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। ठीक है, और कुमारगुप्त का अगर प्रथम का उत्तराधिकारी आपसे पूछे तो वो स्कंदगुप्त है, और इसी ने जो है गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का जो है पुनरुद्धार करवाया था। तो ये गुप्त रिलेटेड जो है साम्राज्य से जानकारी थी। तो मैंने पहले ही बताया कि ये क्वेश्चन से आपका कई क्वेश्चन बनता है और उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, नए कुछ चीज़ों को आपको जानने को भी मिलेगा। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, दिल्ली पर राज करने वाली पहली जो है महिला शासिका के बारे में पूछा है। तो इसका सीधे सीधे अगर आप भारतीय इतिहास की थोड़ी भी जानकारी रखते होंगे तो आपको पता होगा कि ये दिल्ली सल्तनत से जो है, और उसमें भी जो है गुलाम वंश से जो है रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपका। क्योंकि अगर दिल्ली सल्तनत की बात की तो दिल्ली सल्तनत के बाद मुग़ल शासन आता है। तो दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी तक चलता है, जिसमें जो है 5 जो है वंश जो है शासन करते हैं। गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है और लोदी वंश है। लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को जो है पराजित करके बाबर जो है भारत में मुग़ल वंश की क्या करता है? नींव रखता है। तो अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें जिसमें जो है आपके रजिया सुल्तान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, तो रजिया सुल्तान गुलाम वंश से संबंधित थी, और गुलाम वंश में जो है आपके कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, इल्तुतमिश हैं। उसके बाद आप देखें रजिया है। रजिया के पहले भी एक छोटे मोटे शासक हुए थे, और उसके बाद जो है एक खास कैरेक्टर आता है बलबन, जिसने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। शायद इसमें नोट भी होगा आपके, हाँ देखिए नीचे दिया भी है, मैंने समय की बचत के लिए पहले ही नोट कर दिया है। तो इसमें दिया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक है, देखिए संस्थापक, इल्तुतमिश जिसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, रजिया सुल्तान जो चोगा व कुला पहनकर जो है आपके दरबार में जालती थी, इसकी अल्तुनिया से शादी हुई थी। बलबन जो विशेष कैरेक्टर है भारतीय इतिहास में, गुलाम वंश से संबंधित, लौह और रक्त की नीति अपनाया था। और कैमूर से जो है अगर पूछे आपसे गुलाम वंश का अंतिम शासक तो इसे माना जाता है। खिलजी वंश एक संसदीय निगार में देख लेते हैं इसका सन, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछता है। तो 1290 से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन, इसका भतीजा जो है अलाउद्दीन खिलजी था। ये भी एक खास कैरेक्टर है जिसने घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, और इसी के समय में जो है मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया गया था। तो ये सब चीज़ें उससे रिलेटेड हैं। अब अगर हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, खिलजी वंश से थोड़ा सा प्रकाश डालें क्योंकि ये ज़रूरी हो जाता है, तो इसने जो है 2 नवीन कर जो है लगाए थे जो है अलाउद्दीन खिलजी ने, एक चराई कर और एक गढ़ी कर। अब हम बात करें तुगलक वंश की, छोटा छोटा पॉइंट इसमें देख लेते हैं। तुगलक वंश 1320 से 1398 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा स्थापना होता है। मुहम्मद बिन तुगलक जिसने जो है अमीर कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना भी की थी अपने समय में, और इसने जो है अपनी राजधानी को जो है दिल्ली से
देवगिरी में स्थानांतरित किया और इसका नाम क्या रखा था, दौलताबाद रखा था। अगर हम सैयद वंश की बात करें तो सैयद वंश जो है 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक आता है। सैयद वंश की बात करें तो इसके संस्थापक खिज्र खां को माना जाता है। और अगर हम बात करें तो सैयद वंश के अगर हम अंतिम शासक की बात करें, क्योंकि पहला और अंतिम अधिकतर एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, तो अलाउद्दीन आलम शाह थे, अंतिम सुल्तान। इसके बाद अगर हम लोदी वंश की बात करें तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। बहलोल लोदी को लोग जो है मकसद अली कहकर इसको जो है सरदारों को पुकारते थे। इसने बहलोल सिक्के भी चलवाए थे। 1451 से 1526 ईस्वी तक जो है लोदी वंश रहा है। और इसमें सिकंदर लोदी देखेंगे तो आगरा शहर की स्थापना भी जो है सिकंदर लोदी के द्वारा किया जाता है। और इसने एक नई भूमि जो है पैमाइश का जो मापन के लिए जो है एक गजे सिकंदरी का प्रचलन किया था। तो ये इससे रिलेटेड है। और इसके आपको पता है कि जो है 1526 ईस्वी में जो पहला जो है पानीपत का जो है प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य, जिसमें बाबर ने जो है इसको हरा दिया था 21 अप्रैल 1526 को। तो ये हो गया आपके जो है एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन का डिटेलिंग आपका। नेक्स्ट बात देखिए आ जाती है धन के निष्कासन का विरोध किसने किया था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये जो है आपके जो धन के निष्कासन का विरोध किया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। हालांकि इस ऑप्शन में से कोई नहीं है, तो हमारा राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, लेकिन इसका आंसर यही रहता अगर दादा भाई नौरोजी, इन्होंने ही जो है धन के निष्कासन का विरोध किया था। अगर हम बात करें आगे, देखिए कांग्रेस के अधिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा और आंसर भी आपको हालांकि दिख रहा होगा। इसमें दिया है कि सरोजिनी नायडू से देखिए रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि सरोजिनी नायडू को जो है किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या फिर कांग्रेस उस समय था तो उसके अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। तो 1925 में जो है सरोजिनी नायडू को जो है क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। अगर हम और भी 2-3 पॉइंट नोट करें, और आप देखेंगे कि इसके पहले वीडियो में जो है मैंने इसी पेट के जो है प्रैक्टिस सेट में डिटेल में बताया था पूरे जो है कांग्रेस अधिवेशन को, मेन जो इसमें जो है भूमिका निर्वाह किए हैं अध्यक्ष के रूप में। तो अगर आप नहीं देखें उस वीडियो को तो आके जाके जो है उस वीडियो को देख सकते हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जो है वीडियो है वो। अब देखिए गांधी जी की बात करें तो 1924 में ये अध्यक्षता की है, बेलगांव जो कर्नाटक में पड़ता है। एनी बेसेंट की बात करें तो 1917 में अध्यक्षता की है, पहली महिला हैं। और पहली भारतीय पूछे तो सरोजिनी नायडू 1925 में गांधी जी के बाद। मदन मोहन मालवीय की बात करें तो मदन मोहन मालवीय जो 1918 में किए हैं अध्यक्षता। और सुभाष चंद्र बोस 2 बार किए थे, 1938 हरिपुरा में जो गुजरात में पड़ता है उसमें, और 1939 में त्रिपुरा में। और इसी के बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया था गांधी जी के हस्तक्षेप के कारण, क्योंकि कुछ चुनावी मुद्दा था जिसमें सीताराम जो है उनको जो है अपना कैंडिडेट उतारे थे चुनाव में। तो इस विरोध के कारण जो है इन्होंने इस्तीफा दिया था और फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने, इससे निकलने के बाद, इस्तीफा देने के बाद। अब देखिए महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन फिर है, क्योंकि कहीं ना कहीं आधुनिक भारत जो है महात्मा गांधी के इर्द गिर्द घूमता है। तो महात्मा गांधी की बात की जाए तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो देखिए इसमें ऑप्शन 4 था, जिसका राइट आंसर आपको दिख रहा है गोपाल कृष्ण गोखले। क्योंकि ये गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक परिदृश्य से काफ़ी जो है प्रभावित थे गांधी जी, इसलिए इन्होंने इनको जो है राजनीतिक गुरु अपने आप में मान लिया था। अगर आपको वीडियो तेज लगे तो आप इसको धीमा कर सकते हैं, धीमा लगे तो आप तेज कर सकते हैं, क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, ये आप में ऑप्शन जो है ऑलरेडी रहता है। अब देखिए विभिन्न घटनाक्रम को सजाने के लिए दिया है आपसे, बंगाल विभाजन है, चंपारण है, खेड़ा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड है। तो देखिए अगर बंगाल विभाजन की बात की जाए, जिसे बंग भंग आंदोलन भी कहते हैं, 1905 में इसका काफ़ी विरोध हुआ था। खेड़ा आंदोलन की बात की जाए तो 1918 में। चंपारण बिहार में नील की खेती के विरोध में जो है गांधी जी पहली बार जो है भारत में अपने जो है मिशन पे निकले थे जब, तो 1917 में पहली बार। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो इसका सन लिखा हुआ है, इसको ऑर्डर में कर लेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला, क्योंकि 1905 फिर 17, 18, 1919। कुछ चीज़ों को एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। जैसे अगर होम रूल की बात की जाए तो 1916 में स्टार्ट होता है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। 1919 की बात की जाए तो रोलेट एक्ट जो है इसको काला कानून कहा गया। बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील के जो है केवल संदेह के आधार पर भारतीयों को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया जाता था। चौरी चौरा की बात करें तो असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था इसी के जो है विरोध में। चौरी चौरा कांड जो गोरखपुर में हुआ था उत्तर प्रदेश के। 1928 में बात की जाए साइमन कमीशन आता है। इसी साइमन कमीशन हालांकि 1927 में बना था, लेकिन भारत आया 1928 में, जिसके विरोध में मुंबई में लाला लाजपत राय जो है लाठियों के प्रहार से जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। 1930 की बात की जाए तो इसमें जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन भी होता है, पहला गोलमेज भी इसी में होता है। 1932 की बात की जाए तो पूना पैक्ट गांधी और आपके क्या बोलते हैं भीमराव अम्बेडकर के मध्य जो है यरदा जेल में पुणे में हुआ था।
अगस्त प्रस्ताव की बात करें तो 1940 में होता है, और 1942 में बात की जाए तो क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो ये दो घटनाएं 1942 वर्ष जो है ईस्वी में होती हैं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें 9वें नंबर की, तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया? तो जैसा मैंने पहले ही डिस्क्राइब किया 1939 में, 38 और 39 में रहे हरिपुरा और त्रिपुरा में जो है, और फॉरवर्ड ब्लॉक की इसके बाद स्थापना की 1 मई 1939 को। अगर बात की जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो जाहिर सी बात है फेमस पर्सनालिटी जो है आपके महात्मा गांधी दिए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, देखिए ज्योग्राफी से है शायद, हाँ, एशिया की सबसे लंबी आपसे नदी के बारे में पूछा है, रिवर के बारे में। तो देखिए अगर एशिया महाद्वीप की बात की जाए तो इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है यांगसी, और भी हम देखते हैं, जैसे अगर हम अफ्रीका की बात करें अगर कंटिनेंट की, तो नील नदी है सबसे लंबी। हालांकि विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है। अपवाह क्षेत्र से पूछे या जल धारण की क्षमता से पूछे तो अमेजन नदी आप बताएंगे। हालांकि हम यहाँ पे कंटिनेंट वाइड जो है महाद्वीप वाइज लेके चल रहे हैं, तो अफ्रीका में नील नदी हो गई। यूरोप का पूछे तो वोल्गा नदी हो गया, और इसमें यूरोप में देखेंगे तो इटली को जो है उनका गंगा कहते हैं जो है, और ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए तो मरे है। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो मिसौरी है, और दक्षिण अमेरिका की बात करें तो अमेजन नदी जो है इसकी सबसे लंबी नदियां हैं। और विश्व में बात की जाए तो आपकी नील नदी है। अब देखिए यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया है, हिमालय है, एंडीज है, रॉकी है। तो हिमालय पर्वत आपको मालूम है कि एशिया में है, तो पहले का सी हो जाएगा। और ऐसे ही देखेंगे तो 2 ऑप्शन आपका कट जाता है। पेपर का लेवल कुछ खास इसमें है नहीं, लेकिन आपको डिटेलिंग कर देना ताकि क्वेश्चन इधर उधर कहीं से भी बने तो आप कर ले जाएं, क्योंकि पेट एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, प्री एग्जाम है। एंडीज की बात की जाए तो देखिए एंडीज आपका दक्षिण अमेरिका में है, और रॉकी पर्वत की बात की जाए तो ये आपका कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में है। अगर हम सरसरी निगाह से देखें अगर हर महाद्वीप में कौन कौन से सबसे ऊंचे पर्वत हैं, तो अगर एशिया की बात की जाए तो माउंट एवरेस्ट है 8,850 मीटर है, नेपाल में पड़ता है। यूरोप की बात करें तो माउंट एल्ब्रुस है 5,642 मीटर है। उत्तरी अमेरिका की बात की जाए तो माउंट मैकिनले है 6,194 मीटर। दक्षिण अमेरिका की बात की जाए तो कांगुआ है आपके 6,969 जो है मीटर। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो माउंट कोसियुस्को है 2,228 मीटर ऊंचा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयला के भंडार के मामले में 2020 के अंत तक स्थिति के अनुसार दुनिया में भारत का कौन सा रैंक है, तो ये 5वां रैंक है। अगर भारत में हम कोयले की खदान की बात करें तो झारखंड में है पहला जो है सबसे बड़ा, झरिया में 19.4 अरब टन ये लगभग जो है आपका भंडारण है इसका, या भंडार है। किस देश को जो है के शहर को जो है, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है, तो ये मदुरै को कहा जाता है। किसको, मदुरै को। पटना की बात की जाए तो ये बिहार की राजधानी है। प्रयागराज एक जिला है उत्तर प्रदेश के जो है। गांधीनगर राजधानी है किसकी, तो गुजरात की। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो धर्मशाला और शिमला है, गर्मी में शिमला और ठंडी में धर्मशाला। और अगर हम गोवा की बात की जाए तो गोवा की राजधानी पणजी है, मध्य प्रदेश का भोपाल है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पंचवर्षीय योजना की जिम्मेदारी किसकी थी। देखिए पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान की जगह अब नीति आयोग आ गया है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है 1 जनवरी 2015 से लागू है। तो इसमें हम क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा योजना आयोग। किसकी जिम्मेदारी थी, योजना आयोग। अगर हम नीति आयोग की बात करें तो नेस का फुल फॉर्म कभी कभी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री होते हैं। इसका जो है स्थापना की बात की जाए तो 1 जनवरी 2015। इसके CEO पूछा जाए तो परमेश्वर, करेंट टाइम में अय्यर हैं, परमेश्वर अय्यर, जो कि पूर्व पेयजल और स्वच्छता सचिव थे। और इसके पहले अगर परमेश्वर अय्यर के पूछा जाए तो अमिताभ कांत। नेक्स्ट है आपका बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। अब देखिए बैंकों का बैंक तो हालांकि RBI को कहा जाता है। RBI का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना पूछे 1 अप्रैल 1935 को, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। और RBI के अगर गवर्नर की बात की जाए तो 25वें हैं शक्तिकांत दास। अब देखिए RBI से क्वेश्चन सिंपल कई ठो बनता है, बार बार ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इनमें से किस बैंक में आप खाता नहीं खोल सकते हैं, तो RBI में नहीं खोल सकते हैं। बैंकों को कर्ज कहाँ से मिलता है, RBI से मिलता है। अब देखिए SBI की बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। और 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और बाद में 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का फिर से राष्ट्रीयकरण हुआ था।
अगर हम बात करें सेज की, SEZ, इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसे हम हिंदी में विशेष आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। पूछा है कि हरित क्रांति की सफलता में इनमें से किसकी उपलब्धता पर निर्भर था? तो उपर्युक्त सभी हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें बीजों की उच्च पैदावार, पर्याप्त सिंचाई की सुविधा थी, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग हुआ था। अगर हम हरित क्रांति के जनक की बात करें तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अगर भारत में पूछे तो आप बताएंगे स्वामीनाथन, और विश्व लेवल पे बोले तो नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में C का पूर्ण रूप क्या है? तो CBS का में जो है इसका फुल फॉर्म होता है कोर बैंकिंग सोल्यूशन, तो इसमें C का मतलब हो जाएगा कोर। क्या हो जाएगा? कोर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए पॉलिटी से आ रहा है। पॉलिटी में पूछा गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो हालांकि भारतीय संविधान पे देखा जाए तो भारत शासन अधिनियम 1935 का ज़्यादातर 200 से ज़्यादा अनुच्छेद जो है डायरेक्ट वहीं से लिए गए हैं। बाकी अगर अलग अलग देशों से पूछा जाए तो देखिए इसमें मूल अधिकार पूछा है या मौलिक अधिकार कहे तो ये अमेरिका हो जाएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। लेकिन और अगर हम डिटेलिंग पे जाएं तो जैसे अमेरिका से मूल अधिकार लिया, और क्या क्या लिया गया है? तो प्रस्तावना है, न्यायिक पुनरावलोकन है। आयरिश माने आयरलैंड के सिद्धांत की बात करें तो आयरलैंड से जो है आपका नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की देखिए भाषा ली गई है। अब देखिए इसमें एक माइनर आपके डिफरेंस है, याद रखिएगा। अमेरिका से तो प्रस्तावना लिया गया है, लेकिन उस प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो याद रखिएगा अमेरिका से प्रस्तावना और उसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से। ठीक। अब देखिए समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। केंद्र और राज्य संबंध, ये भी ऑस्ट्रेलिया से। संसद का जो संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत होता है वो भी आपके ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया है? तो विधि का शासन लिया गया है, एकल नागरिकता ली गई है, मंत्रिमंडल प्रणाली ली गई है, परमाधिकार जो है आपके लेख लिया गया है, और द्विसदनवाद जो है ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और बात करें जर्मनी से आपातकाल लिया गया है, और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है, और रूस से मूल कर्तव्य लिए गए हैं। आगे क्वेश्चन की बात करें हम कि मूल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा, इसको सही कर दें, एक मिनट रुकिए। क्वेश्चन है आपका कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म के आधार पर विभेद का जो है प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के किस वर्ग में आता है? अगर आप धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के या जन्म स्थान के अगर आधार पर आप किसी से भेदभाव रख रहे हैं तो ये समता के अंतर्गत आता है। समता का अधिकार 14 से 18 आता है। तो अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार जो है आपका ये पहले 7 प्रकार के थे, अब 6 प्रकार के हैं। कहेंगे सर एक कम क्यों हो गया? तो ये 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था, इसमें संपत्ति के अधिकार को जो है अब कानूनी अधिकार मान लिया गया है और इसको 300 क में जो है रख दिया गया है। मौलिक अधिकार की बात करें तो ये 12 से 35 अनुच्छेद तक आता है और ये भाग 3 में इसका उल्लेख है। मूल संविधान की बात करें तो 22 भाग 8 अनुसूची 395 अनुच्छेद, वर्तमान में 22 भाग 12 अनुसूची और 395 अनुच्छेद, हालांकि क्लॉज ले करके 450 के लगभग आपका अनुच्छेद है। नेक्स्ट है इसी में आपके देखिए कि अगर 12 से 35 मौलिक अधिकार है तो इसमें 6 प्रकार के हैं। अगर पहले की बात करें तो पहला समता का अधिकार है 14 से 18। अगर हम दूसरे की बात करें तो देखिए सेकंड लिखा हूँ स्वतंत्रता का अधिकार 1922 है। तीसरे की बात की जाए, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 अनुच्छेद। अगर हम चौथे जो है अधिकार की बात करें तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28। पाँचवें की बात करें तो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 1930 है। और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, जिसे भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है इससे रिलेटेड
थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो अगर हम लोकसभा की बात करें तो इसका जिक्र अनुच्छेद 81 में आता है। इसके सदस्य की न्यूनतम उम्र जो है चुनाव लड़ने की या बनने की 25 वर्ष है। और अगर हम बात करें लोकसभा के सदस्यों के कार्यकाल की तो इसमें जो है 5 वर्ष का होता है। और ये अनुच्छेद 83 में साफ साफ बतलाया गया है कि लोकसभा के सदस्यों और लोकसभा का भी कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। 80 की बात करें तो इसमें राज्यसभा का जिक्र अनुच्छेद में 6 वर्ष जो है सदस्य का कार्यकाल होता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है, ये उच्च सदन है, ये कभी जो है भंग नहीं होता है। इसके सदस्य का केवल कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है और न्यूनतम उम्र जो है 30 वर्ष होती है। राष्ट्रपति की बात की जाए तो 35 वर्ष। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान करता है। तो ये 153 राज्यपाल से संबंधित। 124 की बात करें सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। 136 की बात करें कि सुप्रीम कोर्ट का जो है असाधारण अभिलेख क्षेत्र है। और 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जिक्र है जो है इस अनुच्छेद में। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करेंगे अगर 25 नंबर कि किस संविधान संशोधन ने जो है भारतीय संविधान में भाग 9 क नगर पालिकाएँ जोड़ा है। तो ये जोड़ा है 74वां संविधान संशोधन जो है 1993-94 में हुआ था और इसमें 1943 से लेकर के 1943 य द हिंदी में जो है जोड़ा गया। अगर हम 42वें संविधान संशोधन की बात करें 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह की जो है सिफारिश पे इस मूल कर्तव्य को पहली बार शामिल किया गया था। और इसमें जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीटेड है। 39वें संविधान संशोधन की बात करें तो 1975 में हुआ था। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के विवाद को जो है न्यायिक परीक्षण से मुक्त रखने की बात इसमें कही गई है। अगर हम 10वें संविधान संशोधन की बात करें तो ये 1961 में होता है। और भूतपूर्व जो पुर्तगाली क्षेत्र होते हैं जिसमें पुर्तगालियों का कब्जा था जैसे दादरा नगर हवेली, इन सबको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है इस संशोधन के माध्यम से। अब देखिए विज्ञान से क्वेश्चन है, समय की SI इकाई पूछा है तो आपका सेकंड हो जाएगा। कांसा किसकी मिश्र धातु है। तो कांसा तांबा और टिन से मिलकर बनता है। अगर हम तांबा और जस्ता की बात करें तो ये जो है पीतल बनाता है, अर्थात पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। आवर्त सारणी से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आवर्त सारणी सर्वप्रथम किसके द्वारा बनाई गई। तो देखिए आवर्त सारणी सर्वप्रथम जो है देवेत्रिक जो है मेंडलीफ के द्वारा जो है बनाई गई। इसके बाद इनके जो चेले थे वो थे मोजले, इन्होंने बनाया। तो अगर हम बात करें मेंडलीफ की तो इनका जो ये आपका आवर्त सारणी था ये परमाणु भार पर आधारित था। और आधुनिक जो आवर्त सारणी है मोजले की वो परमाणु क्रमांक पे बेस्ड है। अगर हम आवर्त सारणी के इतिहास की बात करें तो डोब्राइनर ने त्रिक का सिद्धांत दिया था और न्यूलैंड ने अष्टक का, ठीक है। और इसमें पूछा जाता है कि आवर्त सारणी में जो जिग जैग रेखा होती है सीढ़ी नुमा से वो किसको किससे अलग करती है। तो वो धातु को अधातु से अलग करती है। ऊपर से नीचे आवर्त सारणी में आने पर परमाणु का आकार क्या होता है, बढ़ता है, और जबकि बाएं से दाएं जाने पर घटता है, ठीक है। नेक्स्ट है किस कोशिका के अंग को कोशिका की हत्या की थैली कहते हैं या आत्मघाती थैली कहते हैं या सफाई का काम भी करता है ये सेल में जो है, तो इसको लयन का या फिर लाइसोसोम कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो ये टाइलिन पाया जाता है। दूध में लैक्टोज पाया जाता है। सुक्रोज ये देखिए मीठे फलों में पाया जाता है जिसका सूत्र C12H12 वो जो है 11। नेक्स्ट देखिए मैथ से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसमें जो है, बाकी DI वगैरह से भी 15 क्वेश्चन रहेंगे। तो मैथ में देखिए आपसे दिया है कि 6√2 अपान 5√3 और ब्रैकेट में दिया है √2 प्लस रूट जो है 18 अपान 5√3। देखिए इसको आपको हल करना था तो इसको आप कैसे हल करेंगे, इसको आप पहले तोड़ दीजिए। देखिए 6√2 है और ये है 5√3 और ये ब्रैकेट देखिए √2 है ही, ये √2 प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 3√2 लिख सकते हैं। बोलिए क्योंकि अगर हम 18 को क्या लिख सकते हैं बताइए, 18 को हम 9 दूनी 18 9 गुणे 2 लिख सकते हैं और 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3 और गुणे 2 कोष्टक में है ही, तो ये 3 बाहर हो जाएगा, ठीक।
तो ऐसे हो जाएगा। अब देखिए इसमें से जब √2 कॉमन ले लेंगे तो 1 + 3 बचेगा और यही 4 हो जाएगा। तो अर्थात इस पूरे की वैल्यू जो है आपकी कितनी हो जाएगी, साफ साफ लिख दें, रुकिए, इसको जो है इस सबको इतने को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, √2 ये है ही, और इसको हम 3√2 लिख सकते हैं। और इसमें से जब √2 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा कितना, 1 + 3 अर्थात 4। तो इसका पूरा हो जाएगा 4√2, ये आपका हो गया। अब देखिए √2 का √2 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 48 हो जाएगा 48। तो यहाँ पे हो जाएगा 48/5√3। अब अगर √3 नीचे से हटाना तो √3 का नीचे, √3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये √3 3 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। और यहाँ ऊपर कितना हो जाएगा, 48√3 काट देंगे 3 से, 3 × 5 = 15 और 3 से 16 बार में, तो आ जाएगा 16√3/5। अब इसको हल करेंगे, आंसर तो इसी पे आ गया, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें दिया है कि ए बी, कलर चेंज कर लें पहले, दिया है कि ए का भार बी के भार से 20% अधिक है और सी के भार से 30% अधिक है। तो देखिए पहले हम ए, बी और सी बना लेते हैं। कह रहा है कि ए का भार बी से कितना अधिक है, 20% अधिक है, 20%, ठीक। और बी का भार सी से कितना अधिक है, तो 30% अधिक है। तो हम पहले सी को ही कितना मान लेते हैं, 100 यूनिट मान लेते हैं। तो इससे बी कितना अधिक है, 30%, तो 130 हो जाएगा यहाँ पे। और इससे 20% अधिक है, अर्थात 130 का 120%। तो 130 का जब 120% निकाल तो बारते हैं 36, और 3 12 कम 12 3 15, 156 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अब ये तीनों निकल के आ गए। अब पूछा आपसे क्वेश्चन में क्या है कि ए का भार मतलब 156, ए का भार सी के भार से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए 100 पे ही प्रतिशत की गणना होती है। तो ये 156 है, ये 100 है, तो कितना अधिक है, 56% तो अधिक है, क्योंकि 100 है तो 100 पे जो है वही लिख देंगे। यहाँ 200 होता तब ना कुछ करते, 100 है तो 100 156 है तो 56% क्या है आपका, देखिए अधिक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए ये फार्मूला बेस्ड है। देखिए ये 3 बार एक ही चीज़ लिखा गया है और 3 बार ये भी। तो अगर हम 0.87 को ए मान लें और 0.13 को हम बी मान लें तो एक फार्मूला बन जाएगा a³ + b³ बटे a² - ab + b², ठीक। अब एक बात बताइए आप हमको कि आप a³ b³ का क्या लिखते हैं बताइए। एक कोष्ठक में a + b लिखते हैं और दूसरे कोष्ठक में a² - ab + b²। ये इसका फुल फॉर्म होता है a³ b³ का। नीचे क्या है, वही है a² - ab + b²। ये इससे कट जाएगा, बचेगा क्या, a + b, और a + b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.87 और इसी में 0.13। तो ये पूरा टोटल 100 आ जाएगा, 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे, बराबर 1 आ जाएगा। 1 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसको भिन्न के रूप में लिखना, तो 22 × 44 = 45/2, 45/2 और गुणे 100 हो जाएगा प्रतिशत हटाने में। तो 5 × 9 = 45 और 5 से 20 बार में, ठीक। 22 दूनी 44 = 45/2 और ये 200 हो गया आपका, ठीक है। तो ये आ गया 9/40, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दिया है कि 4 भाइयों की औसत आयु कितनी है, 15 वर्ष है, ठीक। अगर उसके पिता के आयु को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत 5 साल बढ़ जाता है। अब देखिए हम कह रहे हैं कि औसत 15 वर्ष है। देखिए शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, बाद में बेसिक बता दूंगा अभी, और नहीं अगर आपको समझ में आएगा तो देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जो है औसत का, आप वो वीडियो पूरा डिटेल में मेरा देख सकते हैं। अब देखिए 4 भाइयों की औसत आयु कितनी है, 15 है एवरेज। अब 5 बढ़ रहा है, 5 क्या हो गया, बढ़ के 20 हो गया।
अब तो ये 5 कैसे बढ़ा, इसका मतलब है कि एक तो 20 इसका खुद रहा है पिता का, और प्लस सब पे बढ़ा है। इसका मतलब है कि आप जो है 4 पचे 20 ये रहा होगा पहले, तो 20 कुल कितना बढ़ गया 40। ये आपको ऐसे समझ में नहीं आया होगा, जो पुराने बच्चे हैं उनको समझ में आया होगा। तो देखिए इसको ऐसे लगा देते हैं जो नए बच्चे हैं जिनके लिए। देखिए 4 लोग हैं, संख्या नीचे रहती है, ऊपर क्या होता है उसका योग, और औसत कितना दिया है 4 लोगों का 15। तो इन चारों का योग कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब कह रहा है कि पिता को भी शामिल कर लिया, तो 4 की जगह अब कितनी संख्या हो गई 5 हो गया। औसत भी जाहिर सी बात है चेंज हो गया, कितना हो गया 5 साल बढ़ गया, जो पहले 15 था अब कितना हो जाएगा 20। और यहाँ योग 5 लोगों का योग 20 पंचे 100। तो भाई देखिए कितना अधिक है, 60 था अब 100 हो गया, तो कितना बढ़ा 40 बढ़ा। अब देखिए हिंदी का क्वेश्चन तरुण का विलोम पूछा है, तो तरुण का विलोम क्या हो जाएगा वृद्ध हो जाएगा। और बालक का भी हालांकि वृद्ध होता है, युवा का भी वृद्ध होता है। अबला का पूछे तो सबला होता है। ठीक, अब देखिए कुछ हम और भी देख लेते हैं इंपॉर्टेंट विलोम जो कभी कभी एग्जाम में पूछे गए। जैसे चिरंतन का पूछे तो नस्वर होता है, उन्मूलन का रोपण होता है, निषिद्ध का विहिप होता है, गौरव का लाघव होता है, जंगम का स्थावर होता है, सृष्टि का प्रलय होता है, उन्मीलन का निमीलन होता है, पुष्ट का क्षीण होता है, अज्ञ का विज्ञ होता है। तो अगर आपको वीडियो धीमा लगे तो आप तेज़ कर लीजिएगा, अगर आपको स्लो लगे और अगर आपको तेज़ लगे तो कम कर लीजिएगा, और अगर क्वालिटी ना समझ में आए तो थोड़ा सा जगह जगह पे बढ़ा ले कर सकते हैं जो आप स्क्रीनशॉट लेने के लिए। और बाकी अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। नेक्स्ट देखिए है कि जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए क्या शब्द आप प्रयोग करेंगे, तो असूर्यमपस्या जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए कई बार एग्जाम में ये शब्द हम लोग नहीं ध्यान देते हैं, करते क्या है कि व्योम सीधे देखे सीधे अंतरिक्ष में मार के चले आए, अब बोलेंगे कि हम क्वेश्चन सही करके आए हैं। तो देखिए जितना ध्यानपूर्वक आंसर देना जरूरी है उतना ध्यान से आपको क्वेश्चन पढ़ना भी जरूरी है। तो इसमें नहीं पूछा है, अर्थात 3 है 1 नहीं है। तो आप अंतरिक्ष होता है, अंबर होता है, नभ होता है, लेकिन पीयूष नहीं होता क्योंकि पीयूष अमृत का है। इसका और भी पर्यायवाची सुधा, सोम, अमी, अमी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शेर को सवा शेर। अब देखिए शेर को सवा शेर, इसका लोकोक्ति का अर्थ होगा एक से बढ़कर दूसरा। सूरज का 7वां घोड़ा काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। हिंदी का ये जो है रचना है धर्मवीर भारती की। मोहन राकेश की बात करें तो काफ़ी फेमस आषाढ़ का एक दिन है और आधे अधूरे। और गुनाहों का देवता भी धर्मवीर भारती का है, ये दोनों काफ़ी फेमस है। इंग्लिश के क्वेश्चन को देखेंगे, पैसेज है, आराम से आप पैसेज को पढ़िएगा और पैसेज का आंसर दीजिएगा। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं क्वेश्चन। ये जेनेटिक वेरिएशन के बारे में है जो है आपके, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ इवेल्युएशन, तो ये जेनेटिक जो है आपका वेरिएशन हो जाएगा। सब सहरन अफ्रीका हैज़ जो है लॉस्ट हाउ मेनी ब्लैक रेहिनो जेनेटिक जो है, तो ये 200, ये तो आपका 44। तो ये आप क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करेंगे वीडियो पॉज करके, और इसका आंसर आपका हाईलाइट है उसको देख लेंगे। अब देखिए इसमें आपके हमें लगता है हाँ रीजनिंग है। अब रीजनिंग में देखिए इसमें भी जीके घुसा देते हैं सब, मतलब रीजनिंग में भी जीके क्या है। देखिए कनाडा की राजधानी ओटावा, और क्यूबा की राजधानी क्या हो जाएगी हवाना, ओस्लो नॉर्वे की, और आपके बर्न कहाँ की है स्विट्जरलैंड की, और मैड्रिड कहाँ की राजधानी है स्पेन की है। अब देखिए आपसे पूछा है कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि डबल को ये लिखा जाए तो उसी भाषा में जो है मिथाइल को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए डी से एफ हो गया तो कितना बढ़ा 2 बढ़ा, फिर ओ से आर हो गया तो ये कितना बढ़ा 3 बढ़ा, फिर यू से वाई हो गया तो ये 4 बढ़ा, फिर बी से जी ये 5 बढ़ा, एल से ई ये 6 बढ़ा, और ई से आर 7 बढ़ा। ठीक है, तो ऐसे आप भी क्या करेंगे इसको बढ़ा लेंगे। तो एम से 2 बढ़ाएंगे तो ओ हो जाएगा, ई से 3 बढ़ाएंगे तो एच हो जाएगा, ऐसे बढ़ाएंगे तो ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से है। ब्लड रिलेशन में पूछा है आपसे क्वेश्चन कि स्वाति अनिल की इकलौती बहन अक्षरा की बेटी। अब देखिए अनिल की इकलौती बहन अक्षरा, देखिए अगर इसको ये अनिल है, ठीक, अनिल की इकलौती माने एक ही बहन है कौन अक्षरा,
स्वाति जो है अनिल की बहन इकलौती जो है अक्षरा की क्या है, बेटी है, तो ये स्वाति हो गई। ठीक, कहने का मतलब स्वाति इसको माँ बोलेगी और इसको मामा बोलेगी, और अनिल इसको जो है क्या बोलेगा, बहन, और ये भांजी, सॉरी बहन की लड़की जो है आपके वो हो गई भांजी। अब देखिए, तो ये आप तीन देखिए पढ़ते रहिए, रिलेशन निकालते रहिए। हो गया कि अनिल, स्वाति जो है अनिल की इकलौती बहन अक्षरा की क्या है, बेटी हो गई। अब फिर क्या करें, अनिल की माँ गौरी है, भाई अनिल की माँ कहिए चाहे अक्षरा की माँ, के दोनों एक का हो, कौन हो जाएगा, गौरी, गौरी हो गई। अनिल की माँ गौरी है। फिर कह रहा है कामिनी गौरी की माँ है। अब देखिए गौरी की भी माँ कौन है, कामिनी, कई पुस्त चल रहा है देख लीजिए, कामिनी, ठीक है। अब कह रहा है कामिनी का पति गौरव है। अब इनके पति कौन है, गौरव, तो ये पति पत्नी हो गए, ठीक। फिर कह रहा है कि पूनम गौरव की सास है। पूनम जो है गौरव की क्या है, सास है। तो रिलेशन किसका पूछा है, स्वाति का गौरव से, स्वाति का, ये स्वाति का गौरव से। अब देखिए से जहाँ से लगा रहे गौरव से, तो से मतलब कि वो क्या बोलेगा स्वाति को, तो क्या हो जाएगा बताइए भाई, आपका पूछा है स्वाति का गौरव से। अब एक बात बताइए, स्वाति की माँ अक्षरा और अक्षरा की माँ गौरी, तो स्वाति इसको नानी बोलेगी, और नानी की माँ को क्या बोलेगी, पर नानी, और ये पर नाना। तो जब पर नाना है तो पर नाना की ये क्या लगेगी, पर नातिन न लगेगी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैलेंडर से है। कैलेंडर में मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था, आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में दिया है रीजनिंग के। तो इसमें दिया है 29 जून 2010 को कौन सा सप्ताह का दिन होगा। अगर हम डायरेक्ट जो है क्वेश्चन की बात करें इसमें, तो सीधे आप देखेंगे कि पहले 29 जून है तो 29 ले लेते हैं, प्लस महीना साल का लास्ट अंक लेते हैं 10, फिर इस 10 में 4 से भाग लगाते हैं, 4 दूनी के 8, अधिक बार नहीं ले जाना होता है, प्लस अब माह का कोड, साल का कोड 2000 है तो साल का कोड 6 हो जाएगा, और माह का कोड अगर आपका जून है तो जून का कोड हो जाएगा आपका 4, और 7 से भाग लगा देंगे, ठीक। तो देखिए इसको काट दीजिए, 10 है तो फिर 3 बचा, और फिर 6 2 8, 8 में से 7 से भाग लेंगे तो फिर 1 बचेगा, 3 1 4 4 8, ये भी कट जाएगा, 1 बचेगा, 29 1 30, तो 30 से भाग लेंगे, 7 चौक 28 और 2 30, 2 विषम दिन बच रहे हैं, तो 2 विषम के बाद एक होता है सोमवार, दूसरा मंगलवार, ठीक है। अगर ये ना समझ में कैसे लगा है तो आप हमारे जो है प्लेलिस्ट में जा करके जो है रीजनिंग के, उसमें जो है आपका कैलेंडर चैप्टर देख सकते हैं। आप मात्र जो है 5 मिनट में देखेंगे कि आप जो है आसानी से जो है ऐसे सवालों को लगा पाएंगे आगे। नेक्स्ट दिया है कि 4 शब्द दिए हैं कि इसमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है और एक भिन्न है, एक समान है और दूसरा और बाकी असमान। अब देखिए निश्चित है, अस्पष्टार्थ है, संकटग्रस्त है, संशयग्रस्त और उभयभावी। तो इसमें निश्चित जो है आपका क्या सबसे अलग है, बाकी सब में उपापोह की स्थिति बनी हुई है आपके संशय की। नेक्स्ट दिया है करंट से क्वेश्चन है कि मार्च 2022 में जो है किस राज्य की विधानसभा पूरी तरह से कामकाज रहित अर्थात पेपरलेस होने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है, तो ये बन गई है नागालैंड, और इसकी राज्य की भाषा अंग्रेजी है। नेक्स्ट बार के देखिए बिमस्टेक सम्मेलन की है, जो 5वां हाल ही में हुआ था जो है, इसकी मेज़बानी जो है पूछा है कि वर्चुअल माध्यम से किस देश के द्वारा की गई, तो श्रीलंका के द्वारा। अगर बिमस्टेक की फुल फॉर्म की बात करें तो बे ऑफ बंगाल इंटीग्रेटिव फॉर मल्टी जो है सेक्टरल टेक्निकल एंड जो है इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है। इस 6 जून 1997 का स्थापना होता है, मुख्यालय इसका ढाका में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2022 में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी, जिसको हम शॉर्टकट में NIA बोलते हैं, का महानिदेशक बनाया गया है, तो दिनकर गुप्ता को। सोमनाथ शर्मा जो है आपके, सोमनाथ जो है इसरो के क्या है, चेयरपर्सन है। नेक्स्ट है आपसे 54 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जून 2022 में कौन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी अर्थात NDA की परीक्षा में लड़कियों की कैटेगरी में टॉप करने वाली पहली छात्रा बनी है, तो रिया गोयल हैं ये।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा जो है सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये है 37वां। और पहला कौन सा देश था? तो डेनमार्क जो है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में जो है पहले नंबर पे बना हुआ है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की बात करें तो भारत उसमें 180वें स्थान पे है, पहले नंबर पे बात करें तो डेनमार्क है। प्रेस स्वतंत्रता में 150वें नंबर पे भारत है, पहले पे नॉर्वे है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट की बात की जाए तो 136वें नंबर पे भारत है, पहले पे फिनलैंड है। और विश्व शांति पुरस्कार के शांति जो है सूचकांक की बात की जाए तो भारत उसमें 135वां और जो है पहले की बात की जाए तो आइसलैंड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है करंट का कि जून 2022 में किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली निजी ट्रेन चलाई गई? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी तक। नेक्स्ट हमारा 57 क्वेश्चन है कि अप्रैल 2022 में कौन सा जिला आयुष्मान जो है भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के द्वारा जो है 100% घरों को कवर करने वाला देश का पहला जिला बन गया? तो सांबा जिला। ठीक है। अगर हम केंद्र सरकार के जो है योजनाओं की बात करें जिसमें फेमस है अग्निपथ, हाल ही में काफ़ी विवादों में रहा, लागू हुआ 14 जून 2022 को। मेक इन इंडिया की बात करें 2014 में, जनधन योजना की बात करें 2014 में, जन आरोग्य की बात करें प्रधानमंत्री तो 2018 में, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सिलेंडर से संबंधित एलपीजी 2016 में बलिया उत्तर प्रदेश, और आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 से जो है हरियाणा के पानीपत से जो है ये आपका स्कीम लॉन्च होता है। 58 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर ने जो है विश्व के ट्री सिटी का खिताब लगातार दूसरी बार जीता है? तो हैदराबाद ने। 59 नंबर क्वेश्चन है कि जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए कौन सी योजना शुरू हुई थी? जैसा मैंने पहले ही बताया, अग्निपथ योजना। अगर आपको वीडियो फास्ट लगे तो आप स्लो कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जून 2022 में कौन सा देश प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी छापने का निर्णय लेने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो ये है कनाडा। बगदाद राजधानी है तो ये इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। थाईलैंड की पूछे तो बैंकॉक है। चीन का बीजिंग है। रूस का मास्को है। चेराव कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये मिजोरम का है, इसे ही हम बम्बू डांस या बम्बू नृत्य कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगती हैं? तो देखिए भूटान से जो है आपके 4 जो है राज्यों की सीमाएं लगती हैं। वो राज्य कौन कौन से हैं? तो सिक्किम है, असम है, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। 5 ऐसे देश हैं जो भारत से जो है सीमा साझा करते हैं, जैसे बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और नेपाल है। एक ऐसा है जैसे अफ़गानिस्तान जो है एक जो है राज्य से साझा करता है। बाकी बांग्लादेश भी 5 राज्य से जो है जो है आपके सीमा साझा करते हैं, चीन भी, पाकिस्तान भी और नेपाल भी। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है? तो पुणे में है। लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। देखिए विश्व व्यापार संगठन जिसे हम WTO जो है इसे पहले गट के नाम से जाना जाता था, कितने सदस्य हैं? तो इस समय 164 सदस्य हैं। अगर लास्ट सदस्य 164वें की बात की जाए तो अफगानिस्तान रहा है। WTO फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। महानिदेशक की बात की जाए तो पहले लेडी जो है पहली महिला जो है महानिदेशक नियुक्त हुई हैं, नाओजी ओकोंगो आईबिएला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फील्ड्स मेडल पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला का नाम बताइए। फील्ड्स मेडल जीतने वाली दूसरी महिला की बात की जाए तो मैरीना आपके वियाजोव्स्का हैं, और पहले अगर बात की जाए तो मरियम मिर्जा खानी है, पहला ईरान की। और फील्ड्स मेडल पुरस्कार को गणित का नोबेल भी कहा जाता है। 68 नंबर क्वेश्चन है कि पुस्तक जो है भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन है? तो राम बहादुर राय है, जिसका विमोचन जो है इस पुस्तक का प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जून 2022 में किया गया। 69 नंबर क्वेश्चन है कि जून 2022 में भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी जो है 21-22 का खिताब जो है मध्य प्रदेश ने जो है किसे पराजित कर पहली बार जीता? तो देखिए
ये है आपका मुंबई। किसको हरा कर जीता है? मुंबई को। हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर पूछा है कि प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो सबको मालूम है 5 जून को मनाया जाता है। अगर हम 2022 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम की बात की जाए, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हो जाएगा केवल एक पृथ्वी, जिसे इंग्लिश में ओनली वन अर्थ के नाम से जो है इस थीम को जाना गया है। 2021 थीम भी पूछ सकता है आपसे, तो थीम था जो है 2021 का बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना। अगर हम इसी में योग दिवस देख लें, जो कि हर वर्ष 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, तो इस बार 8वां जो है योग दिवस का आयोजन किया गया था, जिसकी थीम थी मानवता के लिए योग। नेक्स्ट देखिए पैसेज है, इस पैसेज को आप पढ़िए जो है वीडियो पॉज करके, उसके बाद उससे जुड़े हुए क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करिए, क्योंकि अगर हम ऐसे अगर पूरा पढ़ेंगे, ऐसे करेंगे तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसको आप पढ़िएगा। हाँ, अगर आपको अलग से अगर इसका वीडियो चाहिए कि सर अलग अलग बनाइए जो है, तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव ऐसा आप दे सकते हैं, जो भी कमी है या फिर जो भी आपके सुझाव हैं। देखिए गद्यांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता जो है शब्द किन उपसर्ग प्रत्ययों से बना है? तो इसमें जो है अधि, इक और ता प्रत्यय जो है लगा हुआ है। ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते हैं जो सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते हैं। कठोर सत्य किसे कहा गया है? तो भौतिक शरीर की नश्वरता को जो है कहा गया है। निर्मल भावनाओं पर विजय पाने के लिए किसकी आवश्यकता बताई गई है? तो अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना। 75 नंबर क्वेश्चन, हमारे जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम क्या करें? निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। तो इसको जो है आप पढ़ेंगे पैसेज को और उसका जवाब जो है देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 76 से देखिए 80 तक फिर दो पैसेज है, तो इसमें देखिए इस पैसेज को पढ़िएगा वीडियो पॉज करके, और उससे जो है रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करिएगा। इसमें क्वेश्चन देखिए पूछा है कि गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाए, यह माता पिता को पसंद नहीं है, क्योंकि इससे बच्चे क्या होते हैं? माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट है कि गीत स्कूलों में भी पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन कि गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है। नेक्स्ट 79 है कि शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है? तो बाधक के रूप में देखती है। अनुच्छेद 80 की बात की जाए, इसमें 80 नंबर क्वेश्चन तो दिया है कि अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा, इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे। अब चलते हैं हम DI क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 81 नंबर से स्टार्ट है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। 81 से 85 तक देखिए ये आपका एक आरेख दिया हुआ है, रेखा आरेख, और इसमें कंपनी के उत्पादन जो है टन और बिक्री टन में दिखाया गया है। देखिए एक तरफ उत्पादन है और एक तरफ बिक्री। अब देखिए ये जो आपके डॉटेड लाइन है ये बिक्री है, और जो लाइन है डायरेक्ट जो है वो आपके उत्पादन की है, 15, 16, 17, 18 और 19 में। तो चलिए हम इसको जो है सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पूरे वर्ष की तुलना में कंपनी के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि या कमी का प्रतिशत कितना रहा है? तो देखिए इसको हम यहाँ नीचे कर लेंगे ताकि हमको सॉल्व करने में क्या हो, आसानी हो, क्वेश्चन दिखता रहेगा। तो देखिए पूछ रहा है कि पूर्व वर्ष की तुलना में कंपनी के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि या कमी कितना प्रतिशत रहा है? तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे, देखिए अधिकतम 2017 में और न्यूनतम जो है आपका इसमें जो है 500, ठीक है। अधिकतम वृद्धि या कमी का प्रतिशत आपसे पूछा है पूर्व वर्ष की तुलना में, तो देखिए ये आपका हो जाएगा 750, ठीक है। और 2018 में देखेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, 500। भाई देखिए कंपनी का सबसे ज़्यादा पूछा है, तो सबसे ज़्यादा तो इसमें यहाँ पे है, और सबसे कम कहाँ पे है, यहाँ पे है। क्या उत्पादन की बात कर रहा है, आपसे जो है बिक्री की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। देखिए पूछा है कि पूर्व वर्ष की तुलना में कंपनी के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि या कमी का प्रतिशत कितना रहा है, तो उत्पादन लेंगे खाली, तो उत्पादन में यही सीधी वाली लाइन लेंगे। तो उत्पादन मैक्सिमम 750 है और मिनिमम कितना गया था,
500 गया है, तो प्रतिशत में पूछा है तो अब इसको कर लगा लेंगे कैसे। देखिए 750 मैक्सिमम है और 500 मिनिमम है, घटा लेंगे और इसके नीचे किस पे तुलना करेंगे, 750 पे घट या बढ़ रहा है, ठीक है, अगुड़े 100 कर लेंगे, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 दूनी 700, 250 आ जाएगा, और 250 और ये 750 है, ये है अगुड़े 100, तो 25 3 75, 100/3 33, सही 3 3 क्या हो रही है, कमी हो रही है, क्योंकि 750 500 हो रहा है तो कमी होगा। अगर यही 500 से 750 होता तो वृद्धि होता इतना का। नेक्स्ट देखिए, अब 82 नंबर में दिया है कि 2015 और 17 में हुआ कुल उत्पादन। देखिए उत्पादन की बात हो रही है, बिक्री की बात नहीं हो रही है। तो 2015-17 में कुल उत्पादन, तो 15 और 16 माने 600 और 628, 600 और 628। देखिए 15 और 17, सॉरी इसमें आपका 17 पूछा है ना, तो 15 ले लीजिए और 17 ले लीजिए में कुल उत्पादन, और 16 और 18 में जो है कुल बिक्री। तो देखिए 16 में बिक्री हुई है 525 और 18 में कितनी हुई है 400। बिक्री से कितना अधिक है, तो वह दोनों जोड़ के अंतर कर दीजिए। तो अगर 15-17 का जोड़ेंगे 600 और 750, तो ये कितना हो जाएगा 1350, ये दोनों 1350 हो जाएगा। और ये अगर आप जोड़ेंगे 525 और 400 तो 925, अंतर करेंगे तो 425 आएगा, वही आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, सिंपल सा। एक साथ 15-17 में उत्पादन निकाल लीजिए और एक साथ जो है इसको हम पहले ऊपर करें। कह रहा है कि एक साथ 15 और 17 में उत्पादन। तो देखिए एक साथ 15 और 17 में क्या हो रहा है उत्पादन, तो 15 में एक साथ 15 और 17, ये तो शायद हो गया है क्वेश्चन ना। नेक्स्ट पे चलेंगे। चौरासी नंबर क्वेश्चन है कि सभी वर्षों में कंपनी की कुल बिक्री कंपनी के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत लगभग है, दशमलव के 2 स्थान तक बताना है। तो देखिए इसमें करेंगे क्या, कुल बिक्री जोड़ लेंगे, टोटल जितना भी आपका बिक्री है इधर पूरा, ये आप क्या करेंगे, ये आप पूरा जोड़ देंगे, 450, 525, 500, 400 और 516। तो ये जब पूरा जोड़ेंगे तो आपका आएगा 2391, ठीक। और कुल उत्पादन जोड़ेंगे तो कुल उत्पादन आपका 600, 628, 750, 500 और 570, ये ऊपर वाला पूरा जोड़ देंगे तो आएगा 3048। कितना 3048। अब आपको प्रतिशत निकालना है तो निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा भाई, इसके कितना जो है प्रतिशत हुआ है उत्पादन, तो आप क्या करेंगे इसमें आप 2391 बटे 3048 अगुड़े 100, इसी को हल करेंगे तो लगभग आपका वही 78.44 जो है आंसर आपका आएगा। इसमें देखिए वही दिया 2015 और 16 में कुल उत्पादन निकाल लीजिए और 2017-19 में कुल बिक्री से अनुपात पूछा है। तो 15-16 का जोड़ करके और 17-19 का बिक्री जोड़ करके उसको अनुपात में रख दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। देखिए ये आपका एक हिस्टोग्राम है आपका, ये 5 महीने में कारखाने के एसी का जो है लक्षित और वास्तविक उत्पादन दिया है। लक्षित उत्पादन एक तरफ है और वास्तविक एक तरफ है। ये जो पूरा ब्लैक है वो वास्तविक है और इधर जो कुछ खाली खाली जैसा लग रहा है वो लक्षित है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मार्च और अप्रैल में, इसको हम ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, मार्च और अप्रैल में एसी का वास्तविक उत्पादन एवं जनवरी और अप्रैल के लक्षित उत्पादन का अनुपात कितना है। तो आप क्या करेंगे, आप सीधे सीधे मार्च और अप्रैल का निकाल लेंगे। तो मार्च में आप देखे थे कि 100 था और अप्रैल में आपके 80 था, तो कुल 180,000 हो जाएगा इसका, ठीक। और जनवरी और अप्रैल में जो है देखेंगे तो 60 और 90 था, माने 150,000। अब इसका रेशो ही निकाल देना है, तो 180 अनुपाते 150 कट जाएगा, 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15।
मार्च में एसी का वास्तविक उत्पादन 5 महीने की अवधि में एसी के औसत लक्षित उत्पादन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो इसमें भी वही करिए, 5 जो महीने का एसी का औसत लक्षित उत्पादन है, औसत पूछा है तो 5 से भाग लगाना पड़ेगा और ऊपर सारा जोड़ दीजिए। कितना, पाँचों महीने का 60, 30, 80, 90 और 100, इसको जोड़ेंगे तो 360/5 बराबर ये आप कटेगा 72,000। ठीक है, और इसी तरह से जो है 5 महीने में जो है मार्च के जो है एसी का वास्तविक उत्पादन देखा जाए तो 100,000 है। कितना है, 100,000। तो अंतर देखेंगे तो 100 में से 72 गया तो कितना बचेगा, 28 बचेगा आपका, 28,000। और अगर परसेंटेज में निकालना है तो 28 बटे किस पे, 72 पे, गुणे 100 कर देंगे तो वही 38 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, लगभग 39%। अब देखिए नेक्स्ट इसी में है कि किस महीने में एसी का वास्तविक उत्पादन लक्षित उत्पादन से 20% अधिक है। तो ये हालांकि ऑप्शन से करना है आपको, तो इसका राइट आंसर आप देख लेंगे तो मई में हो जाएगा। ठीक है, किस में हो जाएगा, मई में। आपको बता देते हैं, देखिए किस महीने में एसी का वास्तविक उत्पादन जो है, वास्तविक उत्पादन पहले दिया है और लक्षित जो है पहले दिया है, वास्तविक बाद में दिया है। तो यही पूछा है ना कि किस महीने में एसी का वास्तविक उत्पादन लक्षित उत्पादन से अधिक है। देखिए ये देखिए, इसमें है, इसमें और इसमें, यही आपका दिया है 4 ठो। ठीक है, तो इसी को आप निकाल लेंगे, जैसे 180 ये एक ठो हो जाएगा, फिर आपका 120 और 100 हो जाएगा, और फिर 50 और 30 हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके जो है क्या करेंगे, आप निकाल लेंगे तो देखेंगे कौन किससे अधिक है। ठीक, 89 क्वेश्चन क्या देखिए पूछ रहा है, 89 पूछ रहा है कि जनवरी से मई तक औसत लक्षित उत्पादन। अब देखिए जनवरी से मई तक औसत आपसे पूछ रहा है, तो आप जनवरी से आपका मई तक लक्षित पूछ रहा है, तो ये पहला वाला जो आपके है, ये जैसे 60 है, 30 है, 80 है, ये पूरा जोड़ के और 1 2 3 4 5 महीने का है, भाग लगा दीजिए, 72,000 आ जाएगा आपका सीधे सीधे। 90 नंबर देखिए क्या कर रहा है, यदि जून में वास्तविक उत्पादन जो है पिछले वर्ष की तुलना में 15% क्या है, अधिक है, तो जून माह में कारखाने का वास्तविक उत्पादन जो है 1000 में क्या होगा। तो देखिए मई अगर महीने में देखा जाए तो वास्तविक उत्पादन कितना हुआ था, 120 था। देखिए सब 1000 में है, 120 था। और अगर जून में देखा जाए तो जून में वास्तविक देखेंगे तो इसका 15% निकालेंगे तो 120 का 115% बराबर 100 कितना आ जाएगा, 38,000 आ जाएगा सीधे सीधे आपका यही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए तालिका दिया है, इस तालिका का अध्ययन करना है और कहा गया है कि ABCD और F संस्थानों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों VC के लिए नामांकित छात्रों की संख्या यहाँ पे दी गई है। ठीक है, A है, B है, C है, D है, E है, F है। 2014, 15, 16, 17, 18। अब देखिए इसमें संख्या दिया है 110 ऐसे करके। अब सीधे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन आपका पहला पूछा है, जहाँ पे डायग्राम की ज़रूरत है मैंने डायग्राम को लिया हुआ है। चलिए ये सेट हो गया आपका। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2015 में संस्थान, अब देखिए 2015 में संस्थान आपको छोटा दिख सकता है, हो सकता है, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ 2015 में जो है संस्थान ACE, देखिए ACE में VC के लिए नामांकित छात्रों की कुल संख्या और 2017 में संस्थान B और D, संस्थान जो बचे हैं मतलब B और D की कुल संख्या का अनुपात। अब क्या करेंगे, 2015 में संस्थान ACE का कुल नामांकन निकाल लेंगे, इसको जोड़ देंगे। जैसे 2015 में निकालेंगे आप, आपसे क्या पूछा है 2015 में, तो 150, 220 और 200, इसको क्या करेंगे आप जोड़ देंगे तो सब आ जाएगा 570। ऐसे 2017 में B और D निकाल देंगे, किसका, B का 200 और D का 180। तो इसको आप जोड़ेंगे जब तो कितना आ जाएगा, 380 आ जाएगा। अनुपात निकालेंगे तो 570 और 380 का 3 2 का आएगा। ठीक,
नेक्स्ट है आपका कि 2015 में संस्थान BCE, संस्थान B, C और E के लिए नामांकन छात्रों की कुल संख्या है। इसका देखिए कुल संख्या निकालना है BCE के, किसमें 2015 में टोटल इसका। और कह रहा है कि 2016 में संस्थान ADF जो बचा है इसकी कुल संख्या से x% अधिक, मैंने कितना % अधिक है और उसका मान निकालना है। तो आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे वही 2015 में BCE का सब जोड़ देंगे, 180, 220 और 200 जो आएगा, और 2016 में जो है ADF का जो है जितना आएगा उससे आप क्या करेंगे, नामांकित जो है BCE में नामांकित छात्रों की कुल संख्या और 2016 में ADF द्वारा जो है शामिल कुल संख्या निकाल करके जो है मान लेंगे कि x% अधिक है। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे ऐसे बना करके। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है कि 2015, 17, 18 में संस्थान यफ में 15, इसको पहले डिलीट करें हम, हाँ 2015, 17, 18 में यफ में, देखिए यफ कहाँ है, ये लास्ट है। तो 2015 की बात की जाए तो 2015, 2017 और 2018 किसके द्वारा, एफ़ के द्वारा। तो देखिए एफ़ का निकालेंगे, एफ़ का अगर 2015 में तो 230 है, एफ़ का अगर 2017 में निकालेंगे तो 220 है, और 18 में निकालेंगे तो 210 है। अब अगर औसत संख्या पूछा है तो 3 से क्या करेंगे, इसमें भाग लगा देंगे, ठीक। तो ये आपका आ जाएगा टोटल, तो 600 और 600 और 20, 10, 30, 20, 50, 60 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 660/3, 660/3 और ये 220 हो जाएगा। ऐसे ही 14 में निकाल लेंगे सभी छः का, 2014 में जो है सारे का ABCDEF का 6 का, और 6 है तो आपका कुल जोड़ के 6 से भाग लगा देंगे, जो औसत आएगा वो निकाल लेंगे और उनका क्या करेंगे, अंतर निकाल देंगे। तो आपका राइट आंसर 85 आ जाएगा। इतना आप काम तो कर ही लेंगे। इसको नीचे कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ABCDEF संस्थानों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम VC के लिए नामांकित छात्रों की संख्या 2014 में संस्थान D और F में VC के लिए नामांकित छात्रों की कुल संख्या 2018 में संस्थान ABC में नामांकित छात्रों की कुल संख्या कितना प्रतिशत है। अब इसमें करेंगे क्या, देखिए वर्ष 2014 में संस्थान D और F और VC के लिए नामांकित छात्रों की कुल संख्या कितना निकाल देंगे, 135, 165, 135 प्लस 165 तो आपका कितना हो जाएगा, 290, ठीक है। उसके बाद और क्या करेंगे, फिर वर्ष 2018 में ABE, अगर ABE का कुल निकालेंगे 2018 में तो 205, 220 और 225, तो ये कितना हो जाएगा आपका 650 हो जाएगा। और आपसे प्रतिशत निकालेगा अभीष्ट तो 290/650 × 100, तो इसको हल करेंगे तो 44.6% आपका क्या हो जाएगा, आ जाएगा हल करने पे। 95 है 14, 15, 18 में संस्थान B में, संस्थान B में किसमें, 14, 15 और 18 में। तो 14, 15, 18 में निकाल लीजिए, 14, 15, 18, 14, 15, 17 में जो है निकालिए, 120, 180 और 220 संस्थान B द्वारा। अब देखिए B द्वारा कितना हो जाएगा आपका, 2014 में देखेंगे तो 120 है, ठीक, ये हो जाएगा। 2015 में देखेंगे तो 180 है, और आप 2018 में देखेंगे तो 220 है। और संस्थान BC के लिए नामांकित छात्रों की संख्या औसत है तो 1, 2, 3 से क्या करेंगे, इसमें भाग लगा देंगे। और फिर क्या करा, 14, 18 में E में नामांकित छात्रों की औसत संख्या मैंने 2 से भाग लगा देंगे, दोनों का योग करके E वाला, और उसका क्या करेंगे, औसत संख्या का योगफल आपको क्या करना है, निकालना है। तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे, दोनों जोड़ के योग निकाल देंगे, दोनों औसत का 140, 155 जो है 95, 335 आ जाएगा आपका। चलिए लास्ट हम देख लेते हैं आपके तालिका वाला क्वेश्चन।
देखिए इसमें दिया है कि तालिका में जो है 6 वर्षों में 3 राज्य हैं आपके ABC। 6 राज्य जो आपके वर्ष कौन कौन से हैं? 11, 12, 13, 14, 15 और 16। इसके में चावल का उत्पादन दिया हुआ है मिलियन टन में। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा है कि 2014 की तुलना में 2017 में चावल राज्य बी, देखिए राज्य बी में पूछ रहा है इस वाले में 14। अब देखिए 14 क्या है? ये है कि तुलना में 16 ये अधिक है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो भाई 4.8 से इसमें 2 जोड़ देंगे 5 आ जाएगा, और 7 दूनी 9.9 की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? 0.9 की वृद्धि हुई है। किस पे हुई है? प्रतिशत वृद्धि आपसे पूछा है ना, तो भाई वृद्धि उस पे हुई है 4.8 पे हुई है। अगर इसमें दशमलव हटा दिया जाए तो 9/48 और गुणे 100, तो 9/48 गुणे 100 करेंगे तो 18.75 वही आपका आएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी 6 वर्षों में, माने 11, 12, 13 से लेकर 16 तक, तीनों राज्यों के कुल उत्पादन के आंकड़े को अगर हम वृत्त आरेख के रूप में जो है दर्शाएं, तो वर्ष 2014 को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड सेक्टर का कोणीय माप निकटतम पूर्ण जो है संख्या में आपसे पूछा है। तो देखिए अगर सभी तीनों राज्यों का 6 वर्ष में कुल उत्पादन देखें तो 100 मिलियन टन है, बताया गया है कितना? 100, ऐसे मान लेते हैं। ठीक, अब जब 100 मिलियन टन यहाँ पे देखिए दिया है मिलियन टन में, अब इसमें जब हम 100 मान लिए तो यही 100 जो है 360 डिग्री के बराबर है, क्योंकि पूरा एक जो है आपके खंड के रूप में पूछा है आपसे कोण के माध्यम से। तो 1 मिलियन टन में कितना आ जाएगा आपका? 360/100 बराबर 3.6 डिग्री, माने एक जो है आपके मिलियन टन में कितना निकल के आया? 3.6 जो है डिग्री। तो आपसे पूछा है कि 2014 में दर्शाने वाले त्रिज्यखंड, तो 2014 का अगर आप निकालेंगे तो 2014 वाला ये है 6.2, 4.8, 6.4, यही ना है आपका। तो आप क्या करेंगे? इसको आप जोड़ दीजिए, तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 17.4 आ जाएगा। कितना? 17.4 आ गया। अब देखिए, अब अगर 2014 का निकालेंगे तो देखेंगे कि 17.4 तो आपका आ गया, और 1 मिलियन का टन का मतलब कितना? 3.6 डिग्री। तो 17.4 का कितना हो जाएगा? इसमें 3.6 का क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, तो लगभग आपका 63 डिग्री आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी वर्षों में राज्य ए में सभी वर्ष ये 6 ए चावल का औसत उत्पादन कितना है? तो भाई सब जोड़ करके 6 से भाग लगा दीजिए। 5.2, 5.4, 5.8, 6.2, 6.5, 6.9, 6 से भाग लगा दीजिए इसको, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 99 क्वेश्चन है, सभी तीनों राज्यों में चावल के वर्ष 2014-16 में कुल उत्पादन का अनुपात कितना है? देखिए तीनों राज्यों में चावल अगर 2014 देखा जाए तो 14 में ये तीनों जोड़ दीजिए और 16 में ये तीनों जोड़ दीजिए, और इनसे क्या करिए? अनुपात निकाल के काट दीजिए। लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसको और ऊपर करें तब ना, एक सेकेंड। वर्ष 2011 की तुलना में 2016 में राज्य सी में, देखिए राज्य सी की बात कर रहा है, किस में? 2011 में, 2011 और 2016 किसकी? 4.5, 7.4। पूछा है कि वर्ष 2011 की तुलना में 2016 में राज्य सी में चावल के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो भाई 11 में 4.5 हुआ है और 16 में 7.4 हुआ है। चावल में अगर वृद्धि देखा जाए तो भाई 4.5 से 7.4 हो गया है, तो 2.9 की वृद्धि हुई है, लेकिन किस पे हुई है? 4.5 पे न हुआ है, तो 4.5 हो जाएगा।
परसेंटेज में चाहिए 100 का गुणा कर देंगे, तो ये हल करेंगे तो लगभग वही 64.4% आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो चूँकि 100 क्वेश्चन पूरा हल कराने में समय लगता है, जिसमें आप देखें कि मैंने पैसेज को भी नहीं पढ़ा, ताकि आप उसको आराम से पढ़ करके उसको आंसर दे दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूँ तो उसमें क्या जो है आपके ये DI वाला अलग से पार्ट में डाल दूँ, ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो जैसा भी हो आप सुझाव दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।